हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और यहाँ पर मैं राहुल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पार्ट नंबर 7 ऑफ विजन आईएएस करंट अफेयर मैगजीन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, यू कैन सिंपली गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल, और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे प्रीवियस पार्ट्स, जो 6 पार्ट आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स और जो भी टॉपिक्स थे अप्रैल 2021 में वो कवर कर लिए हैं, तो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 5 जो है आपका एनवायरनमेंट। इसके अलावा आगे के वीडियोस में सोशल इश्यूज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो मेजर पोर्शन आपका बाकी है, और बाकी माइनर पोर्शन में एथिक्स और कल्चर वगैरह भी हैं, और फिर न्यूज़ इन शॉर्ट और प्लेसेस इन न्यूज़ वगैरह है। ओके, सो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इन यूपीएससी और फॉर दैट मैटर इन द स्टेट पीएससी, तो वन एंड ओनली मैगजीन इज अवेलेबल इन द मार्केट जिसका नाम है पबेटपीडिया। जो उसका जो सैंपल है, उसकी जो पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पबेटपीडिया ऑफिशियल पर मिल जाएगी, जो एक मेरा ही इनिशिएटिव है। तो पबेटपीडिया वहाँ पर आपको विकीपीडिया और पबेट की तरह ये चीज़ है, तो आपको वहाँ पर वो मैगजीन मिल जाएगी। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड you can read the magazine and you will get the linking of the theories and thinkers of public administration paper 1 with the current affairs of public administration paper 2, which is the very important portion of that magazine itself. Okay, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनवायरनमेंट, और इसमें जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल फूड सिस्टम। ये क्या होता है, न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले इंडिया ने एक पहला नेशनल डायलॉग ऑर्गेनाइज किया ऑन द एग्रीकल्चर फूड सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, एग्री फूड सिस्टम बोलो या फिर सस्टेनेबल फूड सिस्टम बोलो, तो एक ही मतलब, क्योंकि एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल तरीके से करने की बात है अल्टीमेटली। ठीक है, तो नेशनल डायलॉग हुआ पहली बार दिल्ली में हुआ फॉर एक्सप्लोरिंग द नेशनल पाथवे टुवर्ड्स द सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फूड सिस्टम। ठीक है, तो फूड सिस्टम है उसको फूड सिस्टम को मतलब एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम डायलॉग बोला जा रहा है, नेशनल एग्री फूड सिस्टम, और सस्टेनेबल, इक्विटेबल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके बारे में हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूज़ में क्या, मोर ऑन द न्यूज़, तो डायलॉग जो हुआ है कंडक्ट हुआ है एज अ कंसल्टेटिव प्रोसेस प्रीकर्सर टू द फर्स्ट एवर यूएन फूड समिट टू बी हेल्ड इन सितंबर 2021। देखो अभी जो है ये पहला डायलॉग है नेशनल डायलॉग, मतलब इंडिया का पहला डायलॉग है विद रिस्पेक्ट टू ये जो फूड सिस्टम है, तो ये पहला हो रहा है। लेकिन वर्ल्ड का जो पहला होने वाला है, यानी जो ग्लोबल लेवल पर डायलॉग होने वाला है, वो होने वाला है सितंबर 2021 में, पहला यूएन का फूड सिस्टम समिट। ये यूएन का फूड सिस्टम समिट है जो अभी हम कर रहे हैं, वो हमारा नेशनल डायलॉग हो रहा है, वो प्रीकर्सर है, यानी उसके जो सितंबर 2021 में आने वाला है उसके पहले की यहाँ पर बात हो रही है। उसके पहले हम एक तैयारी कर रहे हैं, कह सकते हो कि एक उसकी रिहर्सल हो रही है, और टू स्ट्रेटेजाइज द एक्शन ऑफ चेंज इन द एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम। देखो इसका रेलिवेंस क्या है, इसका रेलिवेंस ये है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर या प्रीवियस एक साल के करंट अफेयर पढ़े हैं, तो यू विल फाइंड कि जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आती हैं, वहाँ पे आईपीसीसी ने बोला था कि कैसे वहाँ पे उनकी एक रिपोर्ट आई थी, स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड। ठीक है, SR स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड। तो पिछले साल यानी 2019-20 के जो ईयर था, वहाँ पे क्या था, 2 रिपोर्ट आई थी। एक थी स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड, और दूसरी थी स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशियन एंड क्रायोस्फीयर, SROCC। तो ये जो चीज़ें थी ये आई थी, तो वहीं पर जो क्लाइमेट चेंज और लैंड वाली आई थी, वहाँ पे ये चीज़ कॉन्टेक्स्ट है, आप समझ सकते हो कि वहाँ पर उसने बताया था कि कैसे एग्रीकल्चर जो है वो अराउंड 20 से 22% एमिशन जो है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और क्लाइमेट चेंज जो है वो एग्रीकल्चर को कैसे अफेक्ट करता है, आप पढ़ते ही हैं कि क्लाइमेट चेंज होगा तो बारिश ऊट पटांग तरीके की होगी, तो फूड सिक्योरिटी खतरे में आएगी, या फिर वाटर रिसोर्सेज कम होंगे, या फिर फ्लड वगैरह आएंगे। तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर कैसे अफेक्ट होता है या लैंड कैसे अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो तो आपको पता है। लेकिन उस रिपोर्ट में इस चीज़ को बताने के अलावा एक चीज़ और बताई गई थी कि लैंड से कैसे क्लाइमेट चेंज पर अफेक्ट पड़ रहा है। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर एमिशन की बात की गई थी कि एग्रीकल्चरल एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट रिपोर्ट का कॉन्टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ी है। ये चीज़ आई कहाँ से है कि हम एग्रीकल्चरल में घुस के कह रहे हैं
कि क्लाइमेट चेंज को और इसको कैसे सस्टेनेबल बनाए, तो उसकी दिक्कत कहाँ से आ रही है? उसकी दिक्कत यहीं से आ रही है कि एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा आपने जो कार्बन, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट वगैरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, मीथेन एमिशन और बाकी N2O एमिशन, ये मीथेन N2O ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से ही एमिट होती हैं। एक मेजर चंक जो है वो एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूट होता है। सो दैट्स वाई एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मीन्स, ये हमारा एग्रीकल्चर जो है उसकी वजह से तो हम ही हैं, एक तो बात ये भी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्लाइमेट चेंज में भी अफेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ गलत तरीके की जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं। इवन सिमिलरली आप राइस प्रोडक्शन और ये जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाटर का वेस्टेज होता है। सो डिफरेंट थिंग्स आर देयर, और इस वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये इसका बेसिक बैकग्राउंड है जो नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप 1 साल से पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। इसके अलावा समिट विल फोकस ऑन द पाथवेज टू शेप द फूड सिस्टम नेशनली और ग्लोबली। जो फूड सिस्टम है वो जब सही होगा तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव हो पाएंगे, क्योंकि अगर फूड सिस्टम सही नहीं होगा तो ना तो पॉवर्टी खत्म होगी, ना हंगर खत्म होगा, ना ही क्लाइमेट चेंज और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें, हम लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन द लैंड, इतने सारे जो इनिशिएटिव हैं कहीं ना कहीं सब चीज़ें एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जो आपके एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी, अगर एग्रीकल्चर इस कंट्री का फेल होता है तो कुछ नहीं बचेगा। मीन्स इफ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग विल फेल। ओके, सो दिस इज समथिंग जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके अलावा समिट जो है वो 5 एक्शन ट्रैक यहाँ पे हैं समिट के, 1 2 3 4 5 एक्शन ट्रैक्स हैं। तो सबसे पहले है सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल, ठीक है। मतलब फूड ऐसा नहीं कि क्लाइमेट के चक्कर में वो चीज़ भूल जाओ, न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। सेफ और न्यूट्रिशियस फूड, जो माल न्यूट्रिशन वगैरह आप पढ़ते हैं, अगर आप याद करो, इसको लिंक करो अब ग्लोबल हंगर रिपोर्ट से। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक अंडर नरिशमेंट होता है जहाँ पे नॉर्मल लोगों को खाना नहीं मिल रहा, दूसरा अंडर न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे लोगों को खाना तो मिल रहा है लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है प्रॉपर, तो अंडर न्यूट्रिशन इज ऑल्सो देयर, और तीसरा जो है वो मोर्टेलिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। हम फूड सिक्योरिटी के लिए तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ले आए हैं, लेकिन कोई न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की हम बात नहीं करते हैं। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कहाँ से आती है? जब हम बात करते हैं अलग अलग इनिशिएटिव्स की, लाइक फूड फोर्टिफिकेशन, लाइक जो मतलब राइस के अंदर जो फूड फोर्टिफिकेशन करके राइस के अंदर उसमें विटामिन A, कैरोटीन वगैरह मिलाया जा रहा है, सो दैट इज़ नोन एज फोर्टिफिकेशन के ये सारी चीज़ें। तो एग्रीकल्चर में कैसे ये एक इनिशिएटिव इसका है कि सेफ फूड हो और न्यूट्रिशियस फूड हो फॉर ऑल, ठीक। दूसरा है शिफ्ट टू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न, जो कंजम्पशन पैटर्न है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। तीसरा है नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन, बूस्ट नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन, मतलब ऐसा प्रोडक्शन जो नेचर के लिए हानिकारक ना हो जाए, कि अपना खाने के लिए हम नेचर को इम्पैक्ट गलत तरीके से कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उसके बाद जो राइस और वीट का, राइस का खासकर जो कल्टीवेशन जो बेसिकली प्रोडक्शन हुआ है पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पर बेसिकली जो ट्यूब वेल्स और पंप्स का यूज़ करके उससे क्या हुआ है, वाटर रिसोर्सेज स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी देखने को मिली है। सो दैट थिंग शुड नॉट बी देयर, ठीक है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कम पानी जिन क्रॉप्स को चाहिए होता है उनका प्रमोशन करना चाहिए। इवन अगर NDMA गाइडलाइंस पढ़ोगे, इफ़ यू रीड NDMA गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू ड्रॉथ इन आवर कंट्री, तो वहाँ पे भी बोला गया है कि जो ड्रॉथ रेसिस्टेंस क्रॉप्स हैं उनको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसी वजह से 2023 जो है 2023 उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। मिलेट्स इज समथिंग जो एक ड्रॉथ रेसिस्टेंस एक क्रॉप होती है, ठीक है। तो मिलेट्स का प्रमोशन करने की बात हो रही है, वो 2023 में हमने प्रमोट कराया है, इंटरनेशनल ईयर जो है वो डिक्लेयर कराया गया है। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली टारगेटिंग टुवर्ड्स दिस थिंग ओनली, कि नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन होने की ज़रूरत है। ये सारे एग्जाम्पल जो है वो कोट कर सकते हो आंसर राइटिंग जब मेंस की करते हो। इसके अलावा बूस्ट नेचर हो गया। अगला है एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड। लाइवलीहुड है जो उसको एडवांस और इक्विटेबल लाइवलीहुड बनाने
की बात है, यानी इक्विटेबल मतलब ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में लोग भूखे मर रहे हैं और दूसरे कंट्रीज़ में लोग जंक फूड खा रहे हैं या फूड वेस्टेज हो रहा है, तो दैट थिंग शुड नॉट बी देयर। इक्विटेबल लाइवलीहुड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बिल्ड रेजिलियंस टू वल्नरेबिलिटीज टू शॉक एंड स्ट्रेस, तो रेजिलियंस जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट रेजिलियंस क्रिएट करना, दिस इज ऑल्सो द एक्शन ट्रैक। इसके अलावा इंडिया ने वॉलंटियर किया है टू द एक्शन ट्रैक फॉर एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड फॉर द समिट, बट इंडियाज पार्टिसिपेशन हैज़ बीन इन अदर एरियाज एज वेल, तो इंडिया ने वॉलंटियर किया है 4 को, लेकिन पार्टिसिपेशन बाकी में भी है, ठीक है। इसके अलावा इम्पैक्ट क्या है सस्टेनेबल फूड सिस्टम। देखो जैसे मैंने अभी बताया कि एग्रीकल्चर और ये जो फूड सिस्टम है ये हर जगह इसका इम्पैक्ट होगा, तो ये डायग्राम आप अपने आंसर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो आप पीस्टल एनालिसिस पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल वाला, ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे सस्टेनेबल अगर फूड इकोसिस्टम होता है। सबसे पहले प्रॉफिट आएगा, जॉब, इनकम, टैक्स रिवेन्यूज और फूड सप्लाई, ये सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट होंगे। सोशल इम्पैक्ट क्या होगा कि वैल्यू जो है, वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा, क्योंकि जेंडर, यूथ, इंडिजिनियस पीपल, सब हर किसी को वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन या एक सोशल इम्पैक्ट होगा। सस्टेनेबल अगर बात होगी तो सस्टेनेबल में क्या होगी बात, सस्टेनेबल में इक्विटेबल लाइवलीहुड वगैरह की बात होगी, इक्विटी की बात होगी, तो इसलिए कल्चरल ट्रेडिशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, वर्कर्स राइट्स एंड सेफ्टी, एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, तो ये सारे सोशल वेलफेयर, सोशल इम्पैक्ट्स हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स में क्या है, कार्बन फुटप्रिंट पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, क्योंकि अगर ऐसे प्रैक्टिसेस करोगे, नेचर बूस्ट करने की प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीज़ें इसी से आई हैं, ठीक है। जो एक्शन ट्रैक हैं ये कहीं ना कहीं लिंक हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिए थे वैसे ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। वाटर हेल्थ, सॉइल हेल्थ, ठीक है, तो जब नेचर बूस्टिंग करोगे तो एनवायरनमेंट पे सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें भी इसी से जोड़ सकते हो, जो टॉक्सिसिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, फूड लॉस एंड वेस्ट है, तो सारी चीज़ें यहाँ से लिंक की जा सकती हैं। कंजम्पशन पैटर्न अगर सस्टेनेबल होगा तो न्यूट्रिशन, हेल्थ, कल्चर, ट्रेडिशन, इन पर इफेक्ट पड़ेगा, और इकोनॉमिक पर कब आएगा, जब यही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इक्विटेबल लाइवलीहुड वगैरह चीज़ें प्रमोट होंगी, ठीक है। सो दिस इज इट, एंड देन वी हैव द सस्टेनेबल फूड सिस्टम। ये क्या होता है, ऐसा फूड सिस्टम जिसमें जो एनकम्पास करता है एंटायर रेंज ऑफ एक्टर्स एंड देयर इंटरलिंक्ड वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन देयर प्रोडक्शन, एग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें जो होंगी एग्रीकल्चर से लेके फॉरेस्ट्री और फिशरीज में, राइट फ्रॉम, मतलब एक लाइफ साइकिल अप्रोच है यहाँ पे, ऐसे कह सकते हो। इतना पूरा कहानी पढ़ने से अच्छा है आप एक वर्ड में समझो दैट सस्टेनेबल फूड इकोसिस्टम या सस्टेनेबल फूड सिस्टम जो होता है, वहाँ पे जो फूड सिस्टम है वो लाइफ साइकिल अप्रोच, मींस लाइफ साइकिल अप्रोच का मतलब क्या है कि शुरुआत से लेके एंड तक, यानी फार्म से लेके आपके घर तक, फार्म टू हाउस, ऐसा कुछ, ठीक है। तो पूरा जो है एंटायर रेंज ऑफ एक्टर्स, जो भी उसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं और जो भी वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो पढ़ते हो ना जीडीपी के अंदर। जीडीपी के कैलकुलेशन के 3 मेथड होते हैं, उसमें एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है ये वाला वैल्यू एडिड मेथड, है ना, जिसमें जीवीए कैलकुलेट हो जाता है, उसमें यही तो होता है कि कहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। सो ऐसे ही एग्रीकल्चर का जब फूड सिस्टम है तो राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी प्रोडक्शन से लेके फिर उसका एग्रीगेशन, फिर उसकी प्रोसेसिंग यानी फूड प्रोसेसिंग जो होती है, फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद उसका कंजम्पशन, उसके बाद कंजम्पशन के बाद भी डिस्पोजल जो होता है, ये पूरा राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, यानी लाइफ साइकिल अप्रोच, या और सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए, और नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर, साथ ही साथ क्योंकि फूड सिस्टम है तो फूड सिस्टम का मतलब फॉरेस्ट्री भी है और फिशरीज भी है। दिस इज समथिंग जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कि जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल फूड सिस्टम की, इट डज नॉट मीन कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फिशरीज एज वेल एज द फॉरेस्ट्री। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक, सोसाइटल, नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमने ऊपर अभी देख लिया है कि सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं। फूड सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सब सिस्टम। फूड सिस्टम जो होता है ओवरऑल उसमें सब सिस्टम होते हैं, लाइक फार्मिंग सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इनपुट सप्लाई, जैसे हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में कि प्रोडक्शन, एग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, यही सारी चीज़ें हैं। तो उसी में अलग अलग सब सिस्टम होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं और दूसरे सिस्टम से, लाइक जैसे एनर्जी सिस्टम, ट्रेड सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, यानी सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, है ना। ये चीज़ अभी हमने ऊपर देखी थी डायग्राम में कि कैसे हेल्थ सिस्टम, ट्रेड सिस्टम, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंज इन द फूड सिस्टम कैन ओरिजिनेट फ्रॉम अ
फ्रॉम अ चेंज इन अनदर सिस्टम। अगर पॉलिसी अगर प्रमोट करेगी बायोफ्यूल्स को और उसकी वजह से अपने आप इम्पैक्ट आएगा फूड सिस्टम पर। यानी सारी चीज़ें लिंक्ड है। सिस्टम अप्रोच भी यही होता है पब्लिक पॉलिसी का। इवन बायोलॉजी में भी सिस्टम अप्रोच होता है, इवन बहुत सारी जगह पबेड में भी सिस्टम अप्रोच होता है, पॉलिसी में भी सिस्टम अप्रोच है कि सिस्टम एक है, उसमें सारी चीज़ें बहुत सारे सब सिस्टम हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कि फूड सिस्टम है, उसमें बहुत सारे सब सिस्टम है, और अगर आप सब सिस्टम को अफेक्ट करोगे तो सिस्टम भी इम्पैक्ट होगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। सस्टेनेबल फूड सिस्टम, जिसको हम SFS बोल रहे हैं अब यहाँ पे, इज अ फूड सिस्टम दैट डिलीवर्स फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन फॉर ऑल इन अ वे। अब देखो, फूड सिक्योरिटी तो रखनी ही है, न्यूट्रिशन फॉर ऑल भी करना है। ये क्या था, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, अभी हमने देखा था ना एक्शन ट्रैक 1, वही चीज़ है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें देखना है कि प्रॉफिटेबल थ्रू आउट रहे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ना रहे, यानी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रहे, सोशल सस्टेनेबिलिटी रहे। अभी हमने देखा था एक्शन ट्रैक 4 था, जहाँ पे लाइवलीहुड, इक्विटेबल लाइवलीहुड की बात हो रही थी, जिसमें इंडिया वॉलंटियर कर रहा था, जो मैंने बताया था। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट फॉर द सोसाइटी होने चाहिए, यानी सोशल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी एनवायरमेंट पर या तो पॉजिटिव, जैसे हमने देखा था पॉजिटिव नेचर बूस्टिंग होना चाहिए, नेचर बूस्टिंग, तो या तो पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, है ना। जैसे आप पढ़ते हैं इंटरेक्शन, एनवायरमेंट में इंटरेक्शन पढ़ते हैं कि पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव इंपैक्ट हो एनवायरमेंट पे, या फिर निगेटिव नहीं होना चाहिए, या तो न्यूट्रल हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो अलग अलग फूड सिस्टम के यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं फूड सस्टेनेबल फूड सिस्टम के? चैलेंजेस यही हैं कि देखो, ज़मीन की कमी है, स्कैर्सिटी ऑफ द लैंड कंबाइंड विद द पॉवर्टी एंड इनएबिलिटी टू टेक रिस्क, लैक ऑफ, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हम जब सस्टेनेबल की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ऐसा प्रोडक्शन करो, ऐसा प्रोडक्शन करो, लेकिन ज़मीन कम है। और ज़मीन कम है, देखो सिंपल सा समझो कि इंडिया में, लेट मी गिव सम फैक्ट्स फॉर द मेन्स एज वेल, कि इंडिया का जो लैंड है, इंडिया का, वो अराउंड 2.3-2.4% है पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लैंड का। इंडिया का लैंड जो है वो अराउंड 2.5% है। ठीक है, 2.3-2.4 ऐसा कुछ, 2.5% मान लो राउंड फिगर, तो इतना है। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 21% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, वो ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा कुछ है, 20 के आसपास है। तो क्या है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस थिंग। तो हमें क्या करना है कि अब लैंड तो उतनी ही है, तो क्या करना पड़ता है, जो प्रोडक्शन है उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन, फर्टिलाइजर और ये सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं, इन चीज़ों को यूज़ मत करो, है ना। हम कहेंगे कि राइस का प्रोडक्शन मत करो, आप मिलेट्स का प्रोडक्शन करो। लेकिन लोग तो राइस खाते हैं, और राइस में मतलब जो चीज़ें हैं वो, राइस इज़ द स्टेपल क्रॉप। अगर आप NCERT पढ़ोगे, राइस इज़ द स्टेपल क्रॉप। स्टेपल का मतलब जो एक डेली वाली क्रॉप है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। तो इस वजह से जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो हम इन चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि लैंड लिमिटेड है। अगर आप इन चीज़ों को करने लगोगे तो प्रोडक्शन जो है उस पर अफेक्ट आएगा, और लोगों, मतलब समझ रहे हो कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसमें ये चीज़ें करनी एक ज़रूरत, एक वो बन जाती है। ठीक है, so this is there, although we are promoting different things, जीरो बजट, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन वो चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो नेसेंट फेस में है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में है, इनिशियल दौर में है, और उन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, इवन नीति आयोग वाइस चेयरमैन की अगर आप स्पीच डॉक्टर राजीव कुमार जी की, उनकी स्पीच वगैरह सुनोगे, ही इज़ ऑल्सो सेइंग दिस थिंग कि अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें प्रमोट करना है। सो दिस इज समथिंग, हम डायरेक्टली आंखें बंद करके नहीं रिलाई कर सकते, वी हैव टू डू दैट थिंग्स, लेकिन एट द सेम टाइम पहले रिसर्च डेवलपमेंट, थोड़ा सा उस पर एनालिसिस। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग, ऑल्दो वी आर इन द गुड पोजीशन। तो ये सारी चीजें, स्कैर्सिटी ऑफ द लैंड इज द फर्स्ट चैलेंज। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, कैपिटल फॉर्मेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो लो है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो भी चीजें हैं वो क्या लॉन्ग टर्म में नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, वो बहुत कम है। और कंपैरिजन टू द अदर सेक्टर में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में सीधी चीज़ें हो रही हैं, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो नहीं होता। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर, जो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि प्राइमरी प्रोडक्शन स्टेज में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। सो उसको काउंटर करना एक चैलेंज है अपने आप में। स्टबल बर्निंग, एज यू नो कि दिल्ली NCR में किस तरीके से हर बार दिल्ली में पॉल्यूशन
पोल्यूशन आता है, वेजिटेबल बर्निंग का मुद्दा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि बर्निंग ऑफ क्रॉस रेजिड्यू, इससे क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो जाते हैं, तो जो ऑर्गेनिक क्वालिटी है वो खराब होती है और अल्टीमेटली सस्टेनेबल फूड सिस्टम के लिए ये चैलेंज है। इसके अलावा लो वाटर एफिशिएंसी अगर बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज में वाटर एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी WUE जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, वो 50 to 60% है, लेकिन इंडिया में ओनली 38% है। इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब वाटर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, वाटर का मिसयूज, एब्यूज और ओवर यूज बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर 50-60%। वाटर यूज एफिशिएंसी जो है वो भी बहुत ख़राब है। ये सारी चीज़ें कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगी जो नीति आयोग लेकर आता है। नीति आयोग अपने आप में एक स्टेट की तरह आजकल काम कर रहा है, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी और एक नीति आयोग, ठीक है। ये एक मतलब ये चीज़ कोई ऑफिशियल नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग जस्ट टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ नीति आयोग और उनका जो वर्क और फंक्शनिंग चल रही है। इसके अलावा आउटडेटेड लेगेसी इंसेंटिव एंड पॉलिसी सपोर्ट, ठीक है, और जो भी इंसेंटिव्स हैं वो आउटडेटेड हैं और पॉलिसी सपोर्ट जो है वो भी आउटडेटेड है, ठीक है। पॉलिसी सपोर्ट जो है सब्सिडी, जैसे वाटर इरीगेशन, अब जैसे मान लो कि सब्सिडीज कहाँ मिल रही हैं, सब्सिडीज मिल रही हैं कि आपको फ्री में पानी मिल रहा है, उस पर एग्रीकल्चर में कोई टैक्स नहीं लग रहा है, वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन पानी जो है इरीगेशन वाटर है और जो पावर है वाटर इरिगेशन वाटर पे भी सब्सिडी है और पावर भी फ्री है। तो इससे क्या होता है वाटर का ही रिसोर्स का एकदम धज्जियां उड़ाई जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पॉलिसी में ही दिक्कत है, पॉलिसी ही ऐसी बना रखी है कि पानी और बिजली फ्री, तो बिजली और पानी फ्री, तो फिर राइस का प्रोडक्शन करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्टिलाइजर सब्सिडीज प्रोडक्ट, और ऊपर से जब फर्टिलाइजर की बात करूँ तो वहाँ पे भी सब्सिडीज मिल रही हैं, आपकी अलग अलग स्कीम्स एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। तो इसी वजह से क्या होता है कि 4:2:1 ये होना चाहिए नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो, लेकिन है कितना है अलग। ये जो 4 है ये से अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग आ जाता है, इसलिए यहाँ पे मतलब जब भी आप कोट करें तो आप उस रिपोर्ट को स्पेसिफिकली बोल दें, क्योंकि अलग अलग बोला जाता है। तो कहीं 6.7 और इसको 2 की जगह 4 पॉइंट समथिंग होगा और ये 1 का 1 ही होगा। तो नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यूरिया वगैरह बहुत यूज़ होता है, तो 4-5 यानी ज़्यादा है। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि 4:2:1 होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा है ये आपको बस पता होना चाहिए, ठीक। सो दिस इज देयर, और ये सारे फैक्ट्स आप आंसर राइटिंग में लिखोगे तब मार्क्स मिलेंगे, साथ में फैक्ट्स भी होने चाहिए एनालिसिस के साथ। आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा और भी है पॉलिसी, राइट्स बीट के प्रमोशन करती है, तो ये सारी चीज़ें, प्लस ये MSP वगैरह भी इन्हीं चीज़ों पे मिलता है। तो सारी पॉलिसीज आप एक एक करके लिख सकते हो, वाटर वाली, इरीगेशन वाली, फर्टिलाइजर वाली, और फिर ऊपर से राइस बीट के प्रमोशन वाली, MSP वाली। तो सारी पॉलिसीज ही उनको प्रमोट कर रही हैं, तो फिर और कोई क्या कर सकता है ना, समझ रहे हो। सो दिस इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड यही कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड को यूज़ करना चाहिए, जो भी लैंड यूज़ पॉलिसी, जो भी चीज़ें हैं उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की ज़रूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर लेस देन 1% है, इसराइल का बहुत अच्छा खासा है, ठीक है, चाइना का अच्छा है, USA का अच्छा है, और हम बिल्कुल लिस्ट से बाहर ही हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है और इन चीज़ों की वजह से ही हम ये चीज़ें सब देख रहे हैं। तो यू कैन जस्ट यूज़ दिस फैक्ट एज वेल, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स, जो मॉडर्न इरिगेशन प्रैक्टिसेस, जो वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। इजराइल अगर आप देखोगे ना, इजराइल कहाँ पड़ता है, अगर लोकेशन इफ़ यू सी द लोकेशन ऑफ इजराइल, मिडिल ईस्ट के जो सारे ऑयल वाली कंट्रीज हैं, जो सऊदी अरब, ईरान और इराक, मतलब एक उस वाले एरिया में है जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी है, लेकिन स्टिल इफ़ यू लुक एट द इजराइल, वहाँ का एग्रीकल्चर जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। वहाँ का एग्रीकल्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस जब पढ़ते हो ना किसी चीज़ की, तो एग्रीकल्चर की जब बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ते हो तो इजराइल इज़ द एग्जाम्पल, ठीक है। जबकि है वो ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी और वो सारी चीज़ें। सो दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, इस वजह से उनकी प्रैक्टिसेस अच्छी हैं और ये सारी चीज़ें हैं, वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज वहाँ पे यूज़ होती हैं, ठीक है। यू कैन यूज़ दैट एग्जाम्पल जो यहाँ नहीं लिखा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टू टैकल द ट्विन चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड माल न्यूट्रिशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत क्लाइमेट चेंज को
टैकल करने के लिए भी है, और फूड फोर्टिफिकेशन, क्योंकि राइस वीट खाते रहोगे तो फिर क्या होगा, आपके अंदर और चीज़ें नहीं आएंगी जो माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं जो आने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रोटीन है और आपके जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो चीज़ें राइस वीट में थोड़ी ना हर चीज़ होती है। सो दैट थिंग इज़ देयर। तो आपके मतलब इवन माल न्यूट्रिशन के लिए भी वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लस क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि राइस का जो प्रोडक्शन है, आई एम अनएबल टू रिकॉल दैट फैक्ट, लेकिन 1 kg राइस बनाने में अराउंड 3000-4000 लीटर ऑफ वाटर ऐसा कुछ खर्च होता है। यू कैन जस्ट गूगल इट आउट कि कितना क्या होता है, 1 kg राइस में कितना पानी लगता है। जस्ट गूगल इट आउट, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स या कोई भी इंडिया की रिपोर्ट, कोई नीति आयोग की कोई रिपोर्ट, कुछ ना कुछ आ जाएगा, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा कि 1 लीटर, या इकोनॉमिक सर्वे ने कभी बोला होगा। तो ये चीज़ है कि 1 किलो राइस के लिए अराउंड 3-4 हज़ार ऐसा ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन इसको एक बार गूगल पे कंफर्म जरूर कर लेना। ओके, सो दैट इज़ देयर। और इस वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज पर अफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम प्रमोशन ऑफ मिलेट्स की बात कर रहे हैं। इसलिए इवन ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो मैंने बताया 2023 में सेलिब्रेशन करने का यहाँ पे बात चल रही है, या होने वाला है, बात नहीं चल रही, होने वाला है। इसके अलावा अडेप्टिंग द टेक्नोलॉजीज, जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी, जैसे स्टबल बर्निंग हमने चैलेंज देखा था, तो उसको काउंटर करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज वगैरह की बात होती है, जैसे यहाँ पे टर्बो हैप्पी सीडर की बात की है। हैप्पी सीडर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने विजन आईएएस का जो एनवायरनमेंट सेक्शन वाला अगर आप वीडियो देखोगे तो यू विल गेट दैट वीडियो, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन, सो इट विल प्ले अ की रोल इन अचीविंग द गोल ऑफ सस्टेनेबल एंड न्यूट्रिशियस फूड सिस्टम। और लास्ट में कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई का क्या करेंगे। डिमांड ही जंक फूड की है, डिमांड ही नहीं है ऑर्गेनिक फूड की, डिमांड ही नहीं है न्यूट्रिशियस फूड की, तो फिर क्या करें, ठीक। सो दिस इज देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सस्टेनेबल दिस, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द सेकेंड वर्ल्ड ओशियन समिट, ठीक है। सो रिसेंटली क्या हुआ है, यूनाइटेड नेशन ने सेकेंड वर्ल्ड ओशियन समिट, वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट, सेकेंड वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट यहाँ पे रिलीज किया है, ठीक है। सो असेसमेंट सेकेंड नंबर का है, वर्ल्ड ओशियन का एक असेसमेंट है, ठीक है। ओशियन असेसमेंट क्या है, ये कंसर्न बाय डिक्लाइनिंग, देखो यूएन जनरल असेंबली जो है, ओशियन ऑफ स्टेट ऑफ ओशियन जो है वो डिक्लाइन कर रही है, एज यू नो, ठीक है, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है और ये सारी चीज़ें आपको पता है प्रॉब्लम्स। तो उसकी वजह से यूएन जनरल असेंबली ने एस्टेब्लिश किया था एक रेगुलर प्रोसेस कि जिसमें वो क्या करेंगे, ओशियन असेसमेंट करेंगे। तो उसी का यहाँ पे दूसरा चरण आ गया, या दूसरी रिपोर्ट आ गई। पहली रिपोर्ट जो वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट हुआ था वो 2015 में हुआ था, और इट कंक्लूडेड दैट मैनी पार्ट्स ऑफ द ओशियन हैज़ बीन सीरियसली डिग्रेडेड विच मे प्रोड्यूस वेरी डिस्ट्रक्टिव साइकिल ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पता है हमें सबको कि ऐसा कुछ चल रहा है। सेकेंड वाला जो है उसने अपडेट किया है, पहले वाले को ऑब्वियसली अपडेट ही करेगा। तो यहाँ पे क्या है, की फाइंडिंग्स क्या है, यहाँ पे की फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट की ओशियन असेसमेंट की ये हैं कि ड्राइवर्स दैट हैव द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द मरीन एनवायरनमेंट एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी आर। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इस पर, ओशियन पर। ओशियन का असेसमेंट कर रहे हैं तो ओशियन में किसका इम्पैक्ट है, ओशियन में जो हालत है, ओशियन की हालत है, उस पर किस चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा है। सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ और डेमोग्राफिक चेंज, पता है, ठीक है, आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, एनवायरनमेंट जो है वो वेरी कर रहा है, और उससे अलग अलग जो कह सकते हो कि कंजम्पशन पैटर्न जो है और टेक्नोलॉजी यूज़, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो एनर्जी, फूड, ट्रांसपोर्ट और मैनेज वेस्ट, तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं कुछ ना इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ओशियन पर पड़ता है, ठीक है। जैसे वेस्ट को मैनेज करना, तो अगर ह्यूमन है कंज्यूम कर रहे हैं, फिर वेस्ट जो है वो नदियों में जा रहा है, नदियों से वो बहते हुए ओशियन में पहुंच रहा है, तो ओशियन के पास जाके ओशियन में 25,900 टन, सीपीसीबी ने 2017 में बोला कि 25,900 टन एवरी डे इतना वेस्ट प्लास्टिक हम उसमें डाल रहे हैं ओशियन में। तो ओशियन जो है वो माउंट एवरेस्ट के टॉप से लेके मरियाना ट्रेंच के बॉटम तक देखने को मिल रहा है प्लास्टिक। सो दैट थिंग इज देयर, और यू कैन कोट दैट थिंग ऑब्वियसली। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एज द ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, और उसका इम्पैक्ट भी ओशियन पर पड़ रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी जो है वो इन पर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो पॉजिटिव भी पड़ रहा है और नेगेटिव भी पड़ रहा है। पॉजिटिव कैसे पड़ रहा है कि एफिशिएंसी इन एनर्जी जनरेशन के, मान लो हम पहले कोल को जला के पॉल्यूशन कर रहे थे, उससे जो है परमाफ्रॉस्ट और
जो आपके ग्लेशियर है वो मेल्ट कर रहे थे, ओशियन को गलत इम्पैक्ट कर रहे थे। तो ये तो हो गया, ये तो पहले हो रहा था। तो हमने क्या करा इसकी वजह से, अब हमने क्या करा, अगर ओशियन वाली जो एनर्जी है उसको यूज़ करा, टाइडल एनर्जी को यूज़ किया, तो सस्टेनेबल यूज़ करा, यानी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो ये भी तो एक टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है कि वो टाइडल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और ओशियन का यूज़ कर रहे हैं, ओशियन वाटर का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके हम एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, तो उससे भी एनर्जी जनरेशन की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है। जैसे फिशरीज में नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे ओवर कैपेसिटी इन फिशरीज में जो ओवर कैपेसिटी, यानी फिशरीज वगैरह में जो हो रहा है चीज़ें, ठीक है, जो नेशनल आपका कौन सा है वो फिशरी मिशन जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज का। सो दीज थिंग्स आर देयर, एंड इस वजह से दोनों चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी। देन चेंजिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जो कोऑपरेशन है और इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसीज़ का अक्रॉस सम रीजन्स, उसकी वजह से भी यहाँ पे चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। और क्लाइमेट चेंज जो है, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज का हर जगह इम्पैक्ट है, तो यहाँ पे ओशियन भी कैसे बचेगी। इसके अलावा ट्रेंड्स इन द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ द ओशियन। अब जो ओशियन असेसमेंट हो रहा है, तो अभी तक हमने देखा कि ओशियन असेसमेंट में ये देखा कि ओशियन के जो हेल्थ है या ओशियन का जो आज हाल है वो कैसे हो रहा है, इम्पैक्ट क्या है। अब अलग अलग फिजिकल और केमिकल इसकी स्टेट ऑफ ओशियन, मतलब कुछ पैरामीटर्स, क्योंकि असेसमेंट है तो जब तक डाटा एनालिसिस नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फॉर मोस्ट ओशियन। देखो ओशियन डीऑक्सीजनेशन हो रहा है, ये सबको पता है। अगर आपने सिंपल एनवायरनमेंट की वो पढ़ी हुई है, अगर आपकी एनवायरनमेंट की जो बुक है जिसका नाम है आपका, कोई भी बुक है शंकर IAS या कोई भी, तो यू विल फाइंड कि ऑक्सीजन जो है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, ठीक है, हाइपोक्सिया जो होता है जैसे, तो ऐसे ही रीजन बन रहे हैं, हाइपोक्सिक रीजन बन रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। और कह सकते हो दूसरा रीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी कम हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर ड्रिवन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मोस्टली ड्यू टू द टेम्परेचर ड्रिवन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। देखो सिंपल है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी बढ़ रहा है ओशियन के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वहाँ पे बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके और वो सब रिएक्शन वगैरह करते हैं और कार्बोनिक एसिड और ये सब बनता है। सो उसमें ऑक्सीजन, उसकी वजह से कार्बन जब बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन वगैरह वहाँ पे उसकी कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। ये एक माइनर चीज़ है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है, टेम्परेचर बढ़ने से वाटर गर्म होगा, और गर्म होने से क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, समझ रहे हो। गर्म जब चीज़ होती है तो अपने आप स्टीम वगैरह निकलेगी, बॉयल होगी चीज़, तो वहाँ से क्या होगा, मतलब यहाँ तो बॉइलिंग नहीं हो रही बट स्टिल ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे कम हो जाती है बिकॉज ऑफ हीटिंग, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक ये है कि डेंसिटी वगैरह वो सारी चीज़ें हैं, मतलब समझ रहे हो आप, तो वो चीज़ है। इसके अलावा एक और रीज़न होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ऑर्गेनिज्म, जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स और जो भी हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। उसकी वजह से उनका जो ब्रीदिंग का जो रेट है वो अफेक्ट हो जाता है, वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा हो जाता है कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करने लगते हैं और इस वजह से भी ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ऑक्सीजन को कैसे इम्पैक्ट करता है, इसके 2-3 रीज़न है, ठीक है। ये होता है, वो होता है और वो होता है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि केमिकली या केमिकल के पर्सपेक्टिव से, या कह सकते हो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, दूसरा पॉइंट था जो मैंने बताया कि जब गर्म होगा तो अपने आप सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि ठंडी कितनी चीज़ है। अगर गर्म कर दोगे तो अपने आप, क्योंकि उसमें फोर्सेस ऐसे लगेंगे, वो सारा रिलीज हो जाएगा जो गैसेज हैं उसके अंदर डिसॉल्व, समझ रहे हो, सिंपल केमिस्ट्री है। तीसरा रीज़न कि बायोलॉजी है, कि बायोलॉजिकल रीज़न ये है कि उसमें जो लोग रह रहे हैं, लोग मतलब जो प्लैंकटन वगैरह, उनकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा हो जाता है कि वो जल्दी जल्दी सांस लेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे या जल्दी जल्दी ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा रीज़न जो मैंने पहले ही बता दिया,
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बढ़ेगा तो ऑक्सीजन तो उससे एसिडिफिकेशन होता है, और एसिडिफिकेशन होगा तो पीएच वगैरह पे इफेक्ट होगा और सारी चीज़ें मिलके ऑक्सीजन कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन, मैंने अभी बताया ऑक्सीजन कम हो रहा है तो डिप्लीटेड जोन भी बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन, ऐसा जोन बन जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन जो है वो कम हो रहे हैं। प्लस अगर आप और पढ़ोगे तो एक सैचुरेशन लेयर होती है, उस सैचुरेशन लेयर को भी, वो लेयर जो होती है वो कार्बोनेट वगैरह उसमें डिपेंड करता है कि डिजॉल्व होएगा या नहीं होएगा, तो लेकिन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो लेयर है वो भी ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है तो कार्बन जो उनकी जो शेल जिन ऑर्गेनिजम्स की होती है कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह की, वो डिजॉल्व हो जाती है। तो ये सैचुरेशन लेयर भी ऊपर आ रही है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो जो ऑर्गेनिज्म है उन पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो टोटल सी आइस एक्सटेंट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। आर्कटिक में देखोगे आइस बढ़ रहा है और ओशियन में देखोगे तो सी लेवल राइज हो रहा है। तो कहीं कुछ कम हो रहा है, कहीं कुछ ज़्यादा हो रहा है। नेचर का रूल है कि कुछ भी फ्री नहीं होता, सो सम एवरीथिंग इज रिलेटेड। ठीक है, तो आर्कटिक में ओशियन यहाँ कुछ कम हो रहा है, आइस कम हो रहा है और सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, और दिस इज देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग मैनी सर्कुलेशन सिस्टम, बहुत सारे सर्कुलेशन सिस्टम, बहुत सारी साइकिल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अफेक्ट हो रही हैं। इसके अलावा मार्क्ड पैटर्न ऑफ द सैलिनिटी चेंज, जो आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा ओशियन में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है सैलिनिटी ओशियनोग्राफी में। ठीक है, तो सरफेस और सी सरफेस टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, एज यू नो अबाउट दिस थिंग। तो अगर ज़्यादा सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, अपने आप सैलिनिटी कम हो जाएगी। जैसे समझ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पानी और नमक मिला हुआ है, अगर उसको गर्म कर दोगे तो अपने आप, क्योंकि पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, स्टीम बन के, तो अपने आप सैलिनिटी जो है, पानी जो है वो अपने आप नमकीन बढ़ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग, सिंपल सा लॉजिक है। इसके अलावा राइज हो रहा है सी लेवल, जो हमने देख लिया है। इसके अलावा ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है, मैंने बता दिया ये चीज़ भी, CO2 बढ़ रहा है। तो सैचुरेशन जो है वो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं पीएच में और सैचुरेशन में। जो एर्गोनाइट सैचुरेशन है उसमें, एर्गोनाइट इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और मैंने जो मरीन ऑर्गेनिज्म जो है उसको यूज़ करते हैं। जो मैंने अभी बता दिया था कि एर्गोनाइट और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका जो सैचुरेशन लेयर है वो भी मूव हो रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, वो ऊपर की तरफ आ रही है, अपवार्ड मूवमेंट हो रहा है। तो फिर वहाँ पे उसका रूल है कि अगर वो उसके नीचे, वो जो लेयर है, वो जो लाइन है, उसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व हो जाती है। तो अगर वो ऊपर आई जा रही है ओशियन में, पहले नीचे थी अब ऊपर आ रही है, तो जितना रीजन उसने ऊपर बढ़ गया है उसका, वो नीचे मतलब उस लाइन के नीचे चला गया, उस लाइन के नीचे चला गया, तो वहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व हो जाएगा तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उस रीजन में, वो अपनी शेल नहीं बना पाएंगे प्रोटेक्टिव वाली, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंक्रीज इन द ओशियन हीट कंटेंट एंड ऑब्जर्व प्रैक्टिकली थ्रू आउट द ग्लोबल ओशियन। ठीक है, तो ओशियन हीट कंटेंट भी बढ़ रहा है और थ्रू आउट द ग्लोबल ओशियन। ऐसा है, ऐसा नहीं कि किसी रीजन की हम बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, पूरे दुनिया में ऐसा हो रहा है। प्रेशर ऑन ओशियन इकोसिस्टम, सो प्रेशर है अलग अलग, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर है फ्रॉम चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर। एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, क्लाइमेट चेंज और एटमॉस्फेरिक इसका प्रेशर है, और अदर प्रेशर है। ये सारे प्रेशर्स हैं ऑन द ओशियन इकोसिस्टम। तो ओशियन इकोसिस्टम में ये सारी दिक्कतें हैं। इसके अलावा सजेशंस फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन, सजेशन फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन, तो हॉलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ ओशियन रिसोर्सेज है। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हॉलिस्टिक उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रांसबाउंड्री को, मतलब ईज्ड कैपेसिटी ट्रांसबाउंड्री कोऑपरेशन, ऐसा नहीं कि ये हमारा रीजन है ये तुम्हारा रीजन है। तो ट्रांसबाउंड्री कोऑपरेशन, साइंस बेस्ड कैपेसिटी, ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, सोशल नेचुरल साइंस, तो सारी चीज़ें हैं, सिविल सोसाइटी सबका कोऑपरेशन हो, सब कुछ हो, मतलब हॉलिस्टिक मैनेजमेंट होना चाहिए। और मल्टी डिसिप्लिनरी ऑब्जर्वेशन सिस्टम का इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। देखो, मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, IPCC अपना रिपोर्ट लाती रहती है ओशियन एंड क्रायोस्फीयर पे। ठीक है, अब ये जो है ये UN अलग अपना वर्ल्ड इकोसिस्टम ओशियन असेसमेंट चला रहा है। इसके अलावा IUCN वो अपना अलग चलती रहेगी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वो अपना ले आएगी, कभी UNEP का मन हो जाएगा तो वो अपना कुछ रिपोर्ट रिलीज कर देते हैं। फिर
इंडिविजुअल कंट्रीज अपना अपना चलाते रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंडिया में चला रही है, इंडियन ओशियन में क्या चल रहा है। सो बेसिकली ऐसा कुछ ना कुछ है, इन सबको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, अलग अलग जो चीज़ें हैं, ठीक है। इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग एंड सिग्निफिकेंट चेंज इन द फिजिकल एंड बायोजियोकेमिकल एनवायरनमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, इन सब के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन होना चाहिए जो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑब्जर्वेशनल सिस्टम है। इसके अलावा एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ गवर्नेंस, जो मरीन एरियाज़ हैं वहाँ पे मराइन एरियाज़ का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिक्वायरमेंट है और जो ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए प्रॉपर। तो जो मरीन मैनेजमेंट और गवर्नेंस में जो लोग हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर रेलिवेंट साइंसेस की उनको ज्ञान दो, उनको बताओ चीज़ें, ठीक है, उनकी क्लासेस लगवाओ यूपीएससी लॉजी यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा लर्निंग विद इन एंड बिटवीन नेशन जो है वो होनी चाहिए, नॉलेज ट्रांसफ़र वगैरह होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे को बतानी चाहिए कि ऐसे कुछ अच्छा हो सकता है। इसके अलावा रिड्यूस द इनपुट ऑफ पॉल्यूटेंट इनटू द ओशियन, रिड्यूस द इनपुट ऑफ द पॉल्यूटेंट उसमें जो जा रहे हैं उनको कम करो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करो, इकोसिस्टम अप्रोच का यूज़ करो, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा एक माइनर टॉपिक है, रिलेटेड टॉपिक, ब्लू नेचर अलायंस। ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है और लेड बाई 5 कोर पार्टनर्स, यहाँ पे 5 पार्टनर्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे ब्लैक में दिख रहे हैं, कंजर्वेशन इंटरनेशनल और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी अगर विजन आईएएस का पहला लेक्चर देखोगे PT 365 ऑफ एनवायरनमेंट का, यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ दिस डिफरेंट फंड, उसमें एक है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। बाकी कुछ छोटी छोटी फाउंडेशन है जैसे प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट और मिंडरो फाउंडेशन एंड रॉब एंड मेलानी वॉल्टन फाउंडेशन। ये चीज़ें MCU में UPSC बड़े ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम पूछती है, सो दैट्स वाई छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन चेज करने का फ़ायदा नहीं है, बट यू कैन जस्ट रीड आउट दिस थिंग कि हाँ अगर कभी कुछ यूज़ आए तो यू कैन यूज़ इट। बट अदरवाइज जो ट्रेंड है वो यही कहता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जैसे यहाँ पे बड़ी 2 ही थी, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और कंजर्वेशन इंटरनेशनल, तो उनके बारे में आपको पक्का से पता होना चाहिए। इसके अलावा द एम इज़ टू एडवांस ओशियन कंजर्वेशन एरियाज़, तो ओशियन कंजर्वेशन एरियाज़ को इंक्लूसिव मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ब्लू नेचर अलायंस विद रेस्पेक्ट टू ओशियन, ये आपको याद रखना है, और बॉडीज, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अलायंस इज वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल एफर्ट इन फिजीज लाओ सी स्केप, अंटार्कटिका सदर्न ओशियन एंड ट्रिस्टन डा कुन्हा आइलैंड ग्रुप, ठीक है। सो इन 2-3 जगहों पर ये काम कर रहा है। ओके, सो दिस इज इट एंड आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो एनालिसिस। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे मरीन लिटर की, और बाकी यहाँ पे टॉपिक 5.3 के बाद 5.4 है एंड देन 5.5 एंड देन 6, 7, सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट इन द सेकेंड पोर्शन। जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके 9, 10, 11, ओके। सो लगभग अगले 2 वीडियो में एनवायरनमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड बेसिकली मैं सिर्फ रीड करूँ तो बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन माई आइडिया इज़ नॉट टू रीड द थिंग्स के जैसी लिखी हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट एज मैनी फैक्ट्स एंड एज मैनी एनालिसिस एज पॉसिबल, क्योंकि ये जो वीडियो सीरीज़ है आप खुद से भी पढ़ सकते हो। मैगजीन में कुछ ऐसा नहीं है। द थिंग इज़ कि 2 रीज़न होते हैं आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़ जाती है। एक तो होता है कि आप सुनना आपको पसंद है चीज़ें, खुद का आंख लगाने से अच्छा है आप सुनते हो चीज़ों को, तो आप कुछ लोग अलग तरीके, कुछ लोग सोते टाइम सुनते हैं, कुछ लोग खाते टाइम सुनते हैं। सो दैट थिंग इज़ द फर्स्ट थिंग कि आप अपना प्रॉपर टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, या आपका कभी मन नहीं लगता तो आप तो कुछ लोग पढ़ते हैं। सो एंड थर्ड थिंग इज़ कि आपका यूज़ हो जाता है, मतलब एक होता है कोई ज़्यादा सुनने में किसी की लर्निंग होती है। सो दीज आर द रीज़न। अपार्ट फ्रॉम दैट एक रीज़न ये भी है आपके वीडियो देखने का कि आपको अलग से कुछ और चीज़ें मिलती जाएँ, क्योंकि विजन IAS मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने PT 365 वाले वीडियो में भी बताया हुआ है कि विजन IAS हर कोई पढ़ रहा है, ठीक है। सो आपको एक लेवल आगे जाके अलग से थोड़ी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। सो आई एम ट्राइंग दैट थिंग ओनली कि जहाँ पर भी कोई पुरानी रिपोर्ट IPCC की इनकॉर्पोरेट हो जाए, या कोई फैक्ट्स जो हैं अलग अलग एनालिसिस हैं, तो वो चीज़ें यहाँ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा ओवरऑल एक बेनिफिट रहे, एक एज रहे, और एक आपको पढ़ने में भी मजा आए, है ना। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर एक चीज़ लिखी हुई है कि हाँ एग्रीकल्चर पे ये रिपोर्ट आ गई तो, लेकिन उसके बैकग्राउंड में IPCC रिपोर्ट लेके आया, वो सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें
मैं ट्राई करता हूँ फैक्ट्स के बेसिस पर कोई भी चीज़ है, अगर लिखा है कि NPK वगैरह फर्टिलाइज़र का प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ये एग्जाम में लिख दोगे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सबको पता है नहीं हो रहा, सबको पता है ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं, बट द फैक्ट कि 4:2:1 जो है NPK का रेशियो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, ठीक है, दैट विल ब्रिंग द ऑथेंटिसिटी इन योर आंसर, ठीक है। और जब उसमें कोट करोगे कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये सारी चीज़ें, तो 1-2 नंबर हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मिलेंगे। 20 क्वेश्चन में 40 नंबर या मान लो 30 से 35 नंबर या 40 नंबर तक एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो नंबर जब आप देखोगे तो आपकी रैंक 1 से रैंक आउट ऑफ सिलेक्शन या सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, ऐसी कंडीशन, वो 40 नंबर एक पेपर के जब 4 पेपर के मिलाओगे तो ऐसे हो जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आई होप कि आपको अप्रोच समझ आ रहा है। दिस इज इट एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर लेसन्स इन दिस वीडियो सीरीज। थैंक यू।